ओके, तो स्टूडेंट्स आज आप पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 विच इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जिसको मैं शॉर्ट में आईटीएफ बोलूंगा। ठीक है, पूरा नेम बार बार नहीं लिखूंगा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो चैप्टर नंबर 2 है वो आज आप पढ़ने वाले हैं। तो चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ITS, ठीक है, ये है हमारा चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसका भी काफी यूज होता है। फंक्शन जो होते हैं इनका हम बेसिकली ना साइंस में भी आप देखोगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का काफी ज्यादा यूज होता है। और इंजीनियरिंग वगैरह में जब आप अगर जैसे कुछ करेंगे तब आपको खुद भी इसका वाइड रोल जो है वो समझ में आएगा। ठीक, लेकिन सबसे पहले हम ये जानते हैं कि चैप्टर नंबर 1 पहले क्यों पढ़ा, इससे पहले क्यों पढ़ा था ये, इसकी वजह से, इस टर्म की वजह से। ठीक है, ओनली दिस वाज द रीजन व्हाई यू हैव स्टडीड चैप्टर नंबर 1 अर्लियर देन दिस चैप्टर। ठीक है, क्यों? और वैसे भी बुक में भी आप देखो तो बुक में भी जो सीक्वेंस है ना वो इसी रीजन से गिवन है कि चैप्टर नंबर 1 देन 2 3 4 एंड सो ऑन, इसी तरह से वो गिवन है। हाँ, जो चैप्टर नंबर 3 था वो कम्प्लीटली डिफरेंट था। 3 4 5 ये पूरे एक साथ बिल्कुल अलग ही थे। इस वजह से इनको पहले ही करवा दिया गया और ये बिल्कुल ईजी भी होते हैं, ईजी टू अंडरस्टैंड होते हैं बिल्कुल। तो इसलिए पहले उन्हें करा दिया गया। बट अब अगर हम बात करें तो सीक्वेंस 1 फिर हम 2 कर रहे हैं, 2 के बाद में फिर हम चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये सब हम पढ़ते रहेंगे। तो अभी जो ये वर्ड आप देख रहे हो ना, इनवर्स, ठीक है, चैप्टर नंबर 1 में मैंने आपको लास्ट में जो टॉपिक कवर करवाया वो इनवर्स ऑफ द फंक्शन ही करवाया था। ठीक है ना। तो इनवर्स ऑफ फंक्शन आप पहचान तो चुके हैं, जान तो चुके हैं कि इनवर्स ऑफ फंक्शन कब फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, इनवर्स ऑफ द फंक्शन जो भी होगा वो एग्जिस्ट कब करता है, याद है सभी को? क्या कंडीशन होती है किसी भी फंक्शन के? व्हाट इज द कंडीशन फॉर एनी फंक्शन टू बी इन्वर्टिबल? क्या थी कंडीशन, बताइए? बाइजेक्टिव, वेरी गुड। function, any function fx must be a bijective function to be an invertible function। ठीक है, तो ये आपको मालूम है। ठीक है, अगर हम इसी में आगे लिखें तो हमें पता है कि कोई भी फंक्शन, अब मैं सारी चीजें देखो लिख तो पाऊंगा नहीं, बट हाँ कुछ चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट होंगी पॉइंट टू पॉइंट, वो भी लिख दूंगा बोर्ड पे। ठीक है, अब अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की मैं बात करूँ, ठीक है, चलो एक ना ग्राफ बनाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। ठीक है, सबसे पहले समझने के लिए ग्राफ बना रहे हैं हम। तो लेट हमने कर लिया एफ एक्स विच इज इक्वल्स टू साइन एक्स। ठीक है, और इस फंक्शन की आपको डोमेन मालूम है, रियल नंबर होती है, सभी को याद है ये तो। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन sin x is all real number because this function is real and finite for every real value of x। ठीक है, एंड अगर हम रेंज की बात करें, साइन थीटा, साइन फंक्शन की रेंज कहां से कहां बिलोंग करती है? कितनी होती है रेंज, बताओ? 0 से 1, -1 to 1, वेरी गुड। 0 से 1 नहीं होती बेटा, 0 से 1 साइन स्क्वायर एक्स की होती है। ठीक है, -1 से 1 तक ये लाई करता है। तो हमने इसकी रेंज लिख दी -1 से 1, बोथ बाउंड्री वैल्यूज इंक्लूसिव। ठीक है, दोनों ही बाउंड्री वैल्यू इंक्लूडेड होती हैं, इंक्लूसिव होती हैं। तो ये रेंज लिख दी। ठीक, अब ग्राफ बनाने के लिए आपको पता है एक टेबल बनानी पड़ती है ना। टेबल मैं फिलहाल नहीं बना रहा हूँ, आप सबको पता है टेबल आप बना सकते हो और उसके अकॉर्डिंगली ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, मैं ग्राफ सीधे सीधे ड्रॉ कर रहा हूँ, केवल टेबल नहीं बना रहा। ठीक है, तो
एक्स एक्सिस, एक्स डैश, वाई एंड वाई डैश, ठीक है ना। आप समझ भी गए हैं ये मैंने क्यों बनाया है ऐसे, क्योंकि y की जो वैल्यू है वो -1 से 1 ही तो लाई करनी है, तो इसलिए ज्यादा उसे स्ट्रेच नहीं किया हमने एक्सिस को। हाँ बट x क्योंकि पूरा रियल नंबर्स है इसलिए उसे स्ट्रेच कर रखा है। तो यहाँ पे है ये -1, ठीक, इधर है ये -1/2, ये तो वैल्यू आपको पता ही है, 0 itself, हाफ एंड 1। ओके, इस तरह से वैल्यू होती है। अब अगर मैं इसके ग्राफ की बात करूं, क्योंकि टेबल आपको पता है टेबल बनी होगी तो जल्दी प्लॉट करना इजी होता है, बट ये हमें याद है वैल्यूज, तो इसलिए हम डायरेक्टली प्लॉट कर दे रहा हूँ मैं यहाँ पे। साइन 0 0 ही होता है आपको पता है, देन कम साइन 30, ठीक है। तो साइन 30 मतलब पाई के टर्म में अगर मैं लिखूँ तो पाई/6 हुआ ना, ठीक है। पाई/4 को मैं इंक्लूड नहीं करवा रहा हूँ अभी, या चलो पाई/4 इंक्लूड हम करा देंगे। फिर 60 के बाद 30 के बाद में आ जाता है 60 पाई/3, फिर 90 जो है पाई/2, फिर 120, 120 यानी इस एंगल का दुगना तो 2 पाई/3, फिर 150, सॉरी 135, तो 135 के लिए यहाँ पाई/4 होता है तो हमने पाई/4 बनाया, इसका 3 गुना कर दो, 3 पाई/4 हो जाएगा जो इसके बीच में होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये है 3 पाई/4, और अगली वैल्यू जो है वो 135 के बाद 150, 150 हो जाता है 5 पाई/6, ठीक है ना, 5 पाई/6, देन कम्स 180 विच इज इक्वल्स टू पाई। तो मैं पाई तक ही बना रहा हूँ, और भी बहुत सारे हैं आगे तो उसको हम बना सकते हैं। ऐसे लेफ्ट साइड में अगर हम देखेंगे तो -5/6, हेलो, आवाज़ आ रही है आप लोगों को? वेट करो, 2 मिनट वेट करो। अभी आवाज़ आई? अभी किसी कोई बोलना कुछ? ओके, सुन रही ना आवाज सभी को? ठीक, नौ। तो अब हम ये नेगेटिव वैल्यूज -5/4, देन -5/3, फिर -5/2, इसके बाद में 2 पाई/3, ठीक है, 5 पाई/6 और -5। यहाँ बीच में -3 पाई/4। ठीक है, अब हम इसका अगर ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो आपको पता है पाई/6 पे हाफ होता है, पाई/4 पे थोड़ी सी वैल्यू ज्यादा हो जाती है, पाई/3 पे थोड़ी सी और ज्यादा हो जाती है, पाई/2 पे एग्जैक्ट 1 बन जाता है। ऐसे ही फिर इधर डाउन होनी स्टार्ट हो जाती है वैल्यू। ठीक है, ऐसे ही इस साइड। तो इस तरह का कुछ ग्राफ बनता है इसका।
ठीक है ना, ये ग्राफ बनता है, आपको पता है, इस तरह की वेवफॉर्म मिल जाती है, ये साइन फंक्शन है ना। अब देखो मैंने आपको ग्राफ से भी फंक्शन समझना सिखाया था कि फंक्शन है या नहीं है, तो अब इसको देखो, ये ग्राफ से देखें तो फंक्शन तो है, बिल्कुल है, क्योंकि सारी एक्स की वैल्यू के लिए वाई कुछ ना कुछ वैल्यू मिल रही है, मतलब फॉर एवरी प्री इमेज देयर इज अ यूनिक इमेज, देयर फॉर दिस गिवन फंक्शन गिवन एक्सप्रेशन इज अ फंक्शन। ठीक है ना, साइन एक्स जो लिखा हुआ है ये एक फंक्शन है, ये ग्राफ जो है एक फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट ये वन वन नहीं है। क्यों नहीं है, देखो आप इसको ध्यान से, इस पॉइंट को देखिए और यहाँ पे इस पॉइंट को देखिए, दोनों पे वैल्यू सेम है ना। यहाँ पे भी y की वैल्यू हाफ है, यहाँ पे भी y की वैल्यू हाफ है, मतलब देर आर मोर देन वन इमेजेस विच आर वो मोर देन वन प्री इमेजेस विच आर हैविंग वन इमेज, है ना। ऐसा ही हो रहा है, इस साइड भी है इस साइड भी है, दोनों साइड है वो चीज, मतलब ये फंक्शन वन वन नहीं है ना। तो ग्राफ से हमें क्लियर पता लग रहा है, मतलब क्लियरली एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स is not वन वन। ठीक है, इनफैक्ट नो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज वन वन, हम ये बोल सकते हैं, ठीक है, मतलब ये वन वन नहीं है, राइट। क्या ये ऑन टू है, एंड इट इज नॉट ऑन टू ऑल्सो। और ये फंक्शन ऑन टू भी नहीं है, ध्यान से देख लो, ऑन टू ना होने का कारण है क्योंकि इसकी रेंज जो है वो लिमिटेड है, लिमिटिंग वैल्यू तक ही है, -1 से 1 तक है। तो अब एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम अराइज हो गई, ना तो ये वन वन है ना ये ऑन टू है, मतलब ये बाइजेक्टिव ही नहीं है फिर तो, ठीक है ना। सो इट इज नॉट बाइजेक्टिव। अब अगर ये, क्योंकि मैंने ग्राफ एक का ही बनाया है, लेकिन आपको पता है सभी के ग्राफ किस तरह से ड्रॉ होते हैं, और सभी में आपको पता है कि ऑलवेज वैल्यू रिपीट्स, ठीक है, आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम इंटरवल ऑलवेज वैल्यू रिपीट, क्योंकि ये पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं, और पीरियोडिक फंक्शन एक्चुअली यही फंक्शन होते थे जिनके कुछ टाइम इंटरवल के बाद में सेम वैल्यू रिपीट होने लग जाए, सच काइंड ऑफ फंक्शंस आर नोन एज पीरियोडिक फंक्शन। तो ये पीरियोडिक फंक्शन है, मतलब वैल्यू रिपीट होनी है, रिपीट होंगी, इसका मतलब ये कभी भी वन वन नहीं हो सकता, मतलब ये हमेशा मैनी वन होगा, और ये ऑन टू नहीं होते, इन टू होते हैं, ठीक है। तो ये अब फिर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या राइज हुई, ये बाइजेक्टिव नहीं है। अगर बाइजेक्टिव नहीं है तो हमने तो ये पढ़ा है और इनफैक्ट प्रूव किया हुआ है कि अगर कोई फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं होता तो फिर उसका इन्वर्स नहीं होता है ना। ये थ्योरम है कि अगर कोई फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं है तो फिर उसका इन्वर्स नहीं आएगा। प्रूफ उसका वो था, मैं बताऊं, जो हम इन्वर्स फाइंड करते थे ना, और फिर हम उसको फंक्शन के साथ कंपोजिशन करवाते थे, और फिर हम देखते थे कि आइडेंटिटी फंक्शन आ रहा है, वही प्रूव होता है, ठीक है। तो ये मत सोचना कि प्रूफ क्या था, प्रूफ बताया हुआ है कि अगर हम एफ फंक्शन है हमारे पास गिवन, और हमने इन्वर्स फंक्शन फाइंड आउट किया, देन हमने उनको कंपोजिट किया, कंपोजिशन किया, कंपोजिशन करने के बाद आइडेंटिटी फंक्शन आ रहा है, इसका मतलब वो इन्वर्स फंक्शन हमने फाइंड आउट किया है, और अगर वो आइडेंटिटी नहीं आता तो फिर वो इन्वर्स नहीं होता, यही उनके, यही प्रूफ है एक्चुअली, ठीक है, थ्योरम ही प्रूफ है उसका। तो अब यहाँ पे हमें ये बहुत इंपॉर्टेंट बात पता लगी कि ये बाइजेक्टिव नहीं है। बाइजेक्टिव नहीं है इसका मतलब इसका इन्वर्स तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्लियर है, क्लियर सी बात है ना। मतलब जो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, तो all trigonometric functions are not टीएफ लिखा है, आईटीएफ नहीं लिखा है, कहीं आप कंफ्यूज हो जाए, ठीक। इसका मतलब ये इन्वर्टिबल नहीं है ना, नहीं है, नहीं इंटरवल इन्वर्टिबल। लेकिन एक बात समझिए, इस ग्राफ को ध्यान से देखो, तो इस ग्राफ को अगर हम कुछ पोर्शन ले लें, कुछ पार्ट ले लेना इस ग्राफ का, वहां तक अगर हम देखेंगे तो ये वन वन भी होगा और ये ऑन टू भी होगा। तो इस ग्राफ को देख के मुझे वो हिस्सा बताओ, वो पार्ट बताओ जिसके लिए फंक्शन तुम्हें वन वन दिख रहा है और ऑन टू भी दिख रहा है। इस ग्राफ को देख के कोई बता सकता है मुझे कहाँ से कहाँ तक ऐसा हो रहा है?
क्योंकि वहीं से तुम्हें डोमेन और रेंज समझ में आ जाएगी इनवर्स फंक्शन की। बताइए, पता लग रहा है कहाँ से कहाँ तक ऐसा हो रहा है? 1 1 कब होगा? जब तक वैल्यू रिपीट ना होनी स्टार्ट हो। ठीक है, जैसे ही रिपीटेशन इसको, बिल्कुल, π/6 से -π/6 से +π/6। क्यों? हाँ देखो, हाँ नहीं, अभी किसी ने बोला था -π/6 से, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। इसमें देखो बेटा, आप -π/2 को ध्यान से देखो, ये है ना? इतने हिस्से को अगर ध्यान से देखोगे तो ये 1 1 भी है और ये ऑन टू भी है। ठीक है, मतलब कहने का ये हुआ कि अगर कोई फंक्शन है जो, ठीक है, पूरे डोमेन के लिए 1 1 नहीं है, पूरे डोमेन के लिए ऑन टू भी नहीं है, ठीक है, तो हमें क्या करना होता है? हमें उसकी डोमेन का वो सब पार्ट, छोटा सा हिस्सा या इंटरवल जिसके लिए वो 1 1 बन जाए। तो हमने देखा -π/2 से π/2 तक वो 1 1 है, प्लस -π/2 से π/2 तक इसकी जो रेंज है वो इतनी ही है, -1 से +1 ही है। मतलब ये ऑन टू भी हो गया, प्लस ये 1 1 भी हो गया ना, फॉर दैट पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ डोमेन। ठीक है, इसका मतलब -π/2 से π/2 के लिए ये फंक्शन वैलिड है, ये फंक्शन इन्वर्टिबल है, ये बाइजेक्टिव है। ठीक है, तो हम यहाँ पे वही लाइन लिखेंगे कि साइन फंक्शन बट साइन फंक्शन इज बाइजेक्टिव for x belongs to -π/2 से +π/2, बोथ इंक्लूसिव, है ना? इसके लिए ये इन कैसा हो गया है? बाइजेक्टिव हो गया है, मतलब ये कितनी ही डोमेन के लिए इन्वर्टिबल भी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात? तो ये हो गया इन्वर्टिबल भी इतनी ही डोमेन के लिए, और ये बाइजेक्टिव भी है। ठीक, अब इसी के बिहाफ पे हम डोमेन का चार्ट बना लेंगे, जिससे हमें याद रहेंगे कि किसके लिए कितने वैल्यू तक के लिए फंक्शन बाइजेक्टिव होगा, सभी के लिए। ठीक है, साइन के लिए मैंने एक्सप्लेन किया है आपको, कॉस वगैरह के लिए एक्सप्लेन नहीं कर रहा, क्योंकि वरना फिर सभी के ग्राफ बनाने पड़ेंगे, सभी के ग्राफ देखने पड़ेंगे, ये बस आप खुद से कर लीजिएगा बचे हुए फंक्शन को चेक करने के लिए। तो ये मिल गया हमें कि ये बाइजेक्टिव है इतनी वैल्यू के लिए। ठीक, पहली बात। दूसरी बात, ग्राफ कैसे बनाया जाए? ठीक है, तो ग्राफ बनाने का सिंपल सा लॉजिक है। आपको पता है कि हम इनवर्स फंक्शन फाइंड करते कैसे हैं, और इनवर्स फंक्शन की एक्चुअली क्या चेंजिंग होती है उसमें, ये आपको पता है सभी को ना। इनवर्स फंक्शन जब हम फाइंड करते हैं तो आपको पता है कि अगर कोई फंक्शन है जिसमें x, y पॉइंट लाई कर रहा है f फंक्शन पे, तो उसके इनवर्स पे x, y नहीं लाई करेगा। कौन सा लाई करेगा पॉइंट? y, x, राइट? यही तो होता है। मतलब अगर कोई फंक्शन ओरिजिनल फंक्शन गिवन है, तो जो उसकी डोमेन रही होगी वो ओरिजिनल फंक्शन के लिए क्या बन जाती है? रेंज। क्लियर बात? इनवर्स फंक्शन की डोमेन, ओरिजिनल फंक्शन की रेंज, और ओरिजिनल फंक्शन की रेंज तो वो इनवर्स फंक्शन की डोमेन, या ओरिजिनल फंक्शन की डोमेन तो वो इनवर्स फंक्शन की रेंज। क्लियर? तो ये हम कंसेप्ट यहाँ पे यूज करेंगे, और उसी की हेल्प से हम ग्राफ बनाने के लिए क्या करते हैं? हम एक्स वेरिएबल और वाई वेरिएबल को आपस में करा देते हैं स्वैप, इंटरचेंज। ठीक है, जैसे ही हम उनसे इंटरचेंज करेंगे, तो इंटरचेंज करते ही यहाँ पे क्या आ जाएगी? एक्सिस, यहाँ पे y लिख दो, यहाँ x लिख दो, और उसे थोड़ा सा रोटेट कर दो, बस ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, तो अगर हमें साइन इनवर्स का ग्राफ देखना है, यहाँ पे बना दे रहा हूँ मैं, ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स है। तो कैसा बन जाएगा वो? ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या करना है? सिंपल सी एक बात, इसको हमने थोड़ा सा इस तरह से शिफ्टिंग कर दी। देखो एक्स और वाई एक्सिस वहीं लिखी रहने देंगे, ठीक है, उनको हम नहीं बदल रहे हैं, हम इनको चेंज कर देते हैं। तो ये जो -1 से 1 वर्टिकल एक्सिस पे, ये अब हॉरिजॉन्टल पे आने लग जाएगा। ठीक है, तो ये जो जो y की वैल्यू थी एक्चुअली वो x की वैल्यू बन चुकी है अब, राइट? तो x की वैल्यू फिर ये हो जाएगी।
-1 से +1, करेक्ट। और -π/2 से π/2 की वैल्यू जो एक्सिस x पे थी अब वो y पे आ जाएगी। तो ये -π/2 से ये π/2, ठीक है। अब इसके लिए ग्राफ ध्यान से देखो तो आपको इस तरह का मिल जाता है, ऐसा ग्राफ। यही तो है, देखिए इस तरह से बीच से कट हो रखा है ना। तो ये ग्राफ हमें मतलब अभी इसके जो हम देखें तो ये इस तरह का है ना। और जब इसको वर्टिकली करेंगे तो ये कैसा बन जाएगा, फिर ये इस तरह से बन जाएगा। तो ये इस तरह का ग्राफ हमें बनता हुआ दिखेगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में साइन इनवर्स के लिए। ऐसे कॉस का बदल जाएगा थोड़ा सा। कॉस के फंक्शन के लिए अगर हम फाइंड आउट करने की सोचेंगे ना, तो कॉस फंक्शन जो इन्वर्टिबल आएगा तो उसकी डोमेन आएगी 0 से पाई तक के। ग्राफ से आप समझ जाएंगे, ग्राफ ड्रॉ करके अगर देखेंगे तो ये वर्क आप ग्राफ से समझ जाओगे बहुत आसानी से। साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, कॉट, सिकेंड, कॉसिकेंड सभी के लिए, ठीक है। तो ग्राफ बनाने का तरीका इस तरह से, कोई यूज नहीं है ज़्यादा ग्राफ बनाने का, ठीक है। पता हो इसलिए मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। ये वाला जरूर मालूम होने चाहिए, इसकी हेल्प से बाकी चीज़ें होती हैं। मैंने आपको जब क्लास में एक बार बताया था, जब आपकी प्रीवियस क्लास में थे आप लोग, एक बार इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक बारे में थोड़ा सा बताया था मैंने जब, तो मैंने आपको यही बताया था कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए। तो आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को बहुत आसानी से फाइंड आउट कर लोगे, उन फंक्शन को बहुत ही इजी तरीके से, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करनी आती है, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेज, आइडेंटिटीज वगैरह याद हैं, कंसेप्ट याद है, तो बहुत ही ईजी है। तो हमें ज़्यादा कुछ सोचना नहीं, घबराना नहीं है, बस हमें ट्रिग्नोमेट्री हमारी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। देन इट इज़ वेरी इजी, वेरी कंफर्टेबल टू सॉल्व इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट हम ट्रिग्नोमेट्री का ही यूज कर रहे हैं। देख सकते हो ग्राफ ट्रिग्नोमेट्री से बनाया, इससे रिलेट करके इनवर्स का ग्राफ फाइंड आउट किया। डोमेन रेंज इसकी पता थी, इससे ही इसी के डोमेन और रेंज इंटरचेंज कर दी, इसकी पता लगी। क्लियर हुई ना बात, ठीक है। तो अब हम ज़्यादा सारे फंक्शन के ग्राफ और ये सब नहीं पढ़ने वाले हैं। अब मैं आपके लिए आपको एक टेबल बनाऊंगा, ठीक है, और उस टेबल से आपको याद रखना है डोमेन और रेंज। क्लियर, ठीक। अब अगर मैं बात करूं तो साइन इनवर्स एक्स फंक्शन ऐसे लिखा जाएगा, y बराबर साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, वेयर x बिलोंग्स टू, ये जो x है ये कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा। अब देखो आप फिर से वही बात कि जो इनवर्स फंक्शन होगा, जो x की वैल्यू थी एक्चुअली वो वैल्यू अब y के लिए होने लग गई है। यहाँ पे देख सकते हो x एक्सिस पे वैल्यू क्या आ रही है, -1 से 1 आ रही है, जबकि ट्रिग्नोमेट्री में वो -π/2 से π/2 आनी चाहिए थी, ठीक। तो यहाँ पे x बिलोंग्स टू होगा -1 से +1, ठीक है। तो ये है इसकी डोमेन, और रेंज क्या हो जाएगी -π/2 से +π/2। तो ग्राफ इस तरह से बनेगा। इरेज कर देता हूँ, अब हम टेबल बनाएंगे यहाँ पे। हाँ बोलो। हाँ हाँ हाँ, पता है मुझे, उतना ही है, ग्राफ भी उतना ही है, ध्यान रखना जितना डार्क किया हुआ, पूरा नहीं है, पूरा बाइजेक्टिव थोड़ी है वो, पूरा ग्राफ बाइजेक्टिव। हम्म हम्म। अभी वही बताने वाला हूँ, रुक जाओ। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, देखो जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है ना, जो हमने ग्राफ बनाया, देखो मैंने अभी ग्राफ ड्रॉ किया है, ग्राफ ड्रॉ किया, क्लियर। लेकिन ये ग्राफ किसका है ये सोचो, ये ग्राफ किसका है, ये है साइन इनवर्स, सॉरी साइन एक्स का ग्राफ है, करेक्ट। इसको जो डार्क बुक में क्या रखा होगा ना, बुक में वर्टिकली व एक्सिस वाला डार्क थोड़ी कर रखा होगा, ग्राफ देखो वर्टिकली वाला कर रखा है।
जो हमने, हाँ बिल्कुल, वो इसलिए डार्क किया हुआ है यहाँ से यहाँ तक, तो मैंने पॉइंट्स दिखा दिए, ये देखो ये और ये, कि बुक में ऐसे कर दिया होगा इसी को डार्क। ठीक है, तो ये क्यों किया गया वो बताते हैं, देखो इस तरह से डार्क कर रखा हुआ है ना। अब जो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का इन्वर्स वाला ग्राफ बनाया था मैंने, तो इसी को हमने क्या किया, इसी को वर्टिकली बना दिया, तो थोड़ा सा इस तरह का दिख रहा था वो ग्राफ, वर्टिकल वाला टाइप। एक्चुअल ग्राफ वही है साइन इनवर्स का, याद रखना। ये ग्राफ साइन एक्स का है, इसका केवल इतना हिस्सा ही तो बाइजेक्टिव हो रहा है, और आपको पता है जब तक बाइजेक्टिव नहीं होगा इनवर्स कहाँ से फाइंड कर लोगे, रूल ही नहीं है, तरीका ही नहीं है ना। तो बाइजेक्टिव केवल इतना पोर्शन है, और यही एक्चुअल में इसका ग्राफ है, ये है। मतलब इसी को थोड़ा सा शिफ्ट कर देते हैं, जब हमें मिल जाता है इनवर्स वाला ग्राफ। क्लियर हुई बात, पहले तो ये से ध्यान रखो, ठीक है, समझ में आई बात। एक तो ये इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का ग्राफ केवल इतना ही होता है, बस उसको वर्टिकली हमें बना देना है, पहली चीज। दूसरी चीज, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है, देखो साइन इनवर्स एक्स जो है वो इस तरह से डिफाइंड है, सॉरी साइन एक्स, है ना, साइन एक्स इतना डिफाइंड था। तो साइन एक्स की अगर हम बात करें, रेंज तो ठीक है ये है, साइन एक्स की रेंज तो यही होती है ना। साइन एक्स की रेंज क्या है, -1 से 1, क्लियर है ना, बिल्कुल ठीक। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, चलो साइन एक्स, डोमेन और रेंज। डोमेन साइन एक्स की होती है रियल नंबर आर, और रेंज होती है -1 से 1, ठीक। अब हम लिखते हैं साइन इनवर्स के लिए, तो साइन एक्स के लिए जो साइन एक्स की रेंज है वो इसकी डोमेन बन जानी है, ठीक है। अगर हम इनवर्स वाले फंक्शन के कंसेप्ट पे जाएं, तो एक्चुअली इनवर्स फंक्शन ये कहता है कि सारे की मतलब जो डोमेन और रेंज है वो इंटरचेंज हो जानी चाहिए, मतलब ये तो इंटरचेंज हो गई, बिल्कुल ठीक बात है। तो उस कंसेप्ट से अगर हम देखें, तो रियल नंबर पूरे के पूरे यहाँ पे आ जाने चाहिए थे, आने चाहिए थे कि नहीं, तो यहाँ पे होना चाहिए था रियल नंबर, ऐसा होना चाहिए था, मगर ये होता नहीं है। क्यों, इन रीजंस की वजह से, क्योंकि अगर हम ये सारी की सारी वैल्यूज को इंक्लूड कराते हैं, देन फंक्शन इन्वर्टिबल नहीं है, और जब तक इन्वर्टिबल नहीं है इनवर्स की एग्जिस्टेंस ही नहीं बनी। क्लियर हो रही है बात, ठीक। तो अब हम ये देखते हैं कि ये जो डोमेन थी, ठीक है, ये वैल्यू है, ये ब्रांच है पूरे नंबर्स की, तो इस ब्रांच का केवल एक छोटा सा पोर्शन है जिसके लिए ये फंक्शन बाइजेक्टिव बन रहा है। तो वो पोर्शन कौन सा है, देखो ध्यान से, -π/2 से π/2 तक है ना, -π/2 से π/2 तक है। तो यही जो ब्रांच वैल्यू है, इसी का जो ये सेगमेंट आया ना, छोटा सा सेगमेंट, इसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। समझ में आ रही बात। तो जो हम ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डोमेन लिखेंगे ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक आईटीएफ की जो हम डोमेन नहीं, सॉरी, रेंज लिखेंगे, वो ही क्या है, वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बोली जाती है। क्लियर हुई बात अब, किसने पूछा, तनिष्का ने, ठीक है, समझ में आया ये चीज। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है, जो मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड हो रहा है, उससे हमें मतलब वही वैल्यू को हम बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ठीक है। तो अभी जो टेबल बनाएंगे ना, वो हम प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की ही बनाएंगे। तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, और इधर लिखेंगे हम आईटीएफ, जो भी फंक्शन है वो। तो देखिए फंक्शन लिखेंगे सबसे पहले, तो यहाँ पे हम लिखते हैं फंक्शन को,
फिर हम लिखेंगे इसकी डोमेन और फिर लिखेंगे रेंज। ठीक है, और ये है ITF के लिए। ठीक, अब ये जो फंक्शन हम लिखेंगे तो सबसे पहला है साइन इनवर्स एक्स, नेक्स्ट है कॉस इनवर्स एक्स, नेक्स्ट है tan इनवर्स एक्स, देन cot इनवर्स एक्स, देन secant इनवर्स एक्स, और देन cosecant इनवर्स एक्स। ठीक है, यही 6 फंक्शन है जो इनवर्स जिनके लिए फाइंड आउट हम करते हैं। ठीक, सब y के बराबर है। ओके, तो अगर हम डोमेन की बात करें तो डोमेन एक्चुअली क्या होगा, x की वैल्यूज, तो यहाँ पे x भी लिख देते हैं। रेंज क्या है, y की। ठीक है ना, साइन इनवर्स x, तो ये डोमेन x जो है वो क्या होगी, जो एक्चुअल फंक्शन की रेंज होती थी वो, और रेंज होती थी -1 से +1। ठीक, ये होगी। इसके लिए भी सेम, -1 से +1, राइट। tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स देखो -∞ से +∞ ऑल वैल्यूज होती थी उसमें, तो वो सभी वैल्यूज ही रहेंगी रियल नंबर। आर कॉट भी रियल नंबर। ठीक है, सेक और कॉसेक, रियल नंबर में से ये पूरा इंटरवल सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। ये आपको पता है ना क्यों सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये रेसिप्रोकल फंक्शन होते हैं। किसके रेसिप्रोकल होते हैं, कॉस का। ये कॉस का रेसिप्रोकल है, ये साइन का रेसिप्रोकल है। तो कॉस थीटा अब जिस मोमेंट पे हाफ वैल्यू होगी उसकी, उस मोमेंट पे सेक थीटा की वैल्यू तो 2 बन जाएगी ना। मतलब ये पूरा इंटरवल वहां पे बिलोंग नहीं करेगा, मगर 1 और -1 तो इंक्लूड होंगे, इसीलिए ओपन इंटरवल से इनको माइनस सब्ट्रैक्ट कर दिया गया। ठीक है, ये है डोमेन। अब हमें लिखनी है रेंज। ठीक, तो रेंज जो हम लिखेंगे ना, याद रखना रेंज ये है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, याद रखिएगा। मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो होती है उसकी जो रेंज होती है वही होती है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। अब यहाँ पे हमें वो लिखनी है। ठीक, और जो रियल नंबर का सबसेट होता है, रियल नंबर होती है वैल्यू टोटल। तो रेंज क्या आ जाएगी इसकी, -π/2 से π/2 तक। ठीक है, सेकंड जो लिखा हुआ है कॉस इनवर्स एक्स, ये डिफाइंड होगा 0 से पाई तक। इसको चेक करने के लिए ना ग्राफ बनाओगे ना जब आप इसका, तो ग्राफ बनाओगे तो आप देखोगे कि वैल्यू रिपीट कहाँ नहीं हो रही है। तो जब हम देखेंगे तो वो 0 से पाई तक कोई रिपीटिशन नहीं मिलेगा वहां पे हमको। ठीक है, तो ये बन जाएगा 0 से पाई तक के लिए। tan इनवर्स की अगर हम बात करें तो tan इनवर्स का जब हम ग्राफ अगर देखेंगे तो ये साइन जो, मतलब जो साइन की वैल्यूज होती है उस पर ही डिपेंड करता है। ये याद रखने का तरीका है, ग्राफ से समझोगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो वो आपको -π/2 से π/2 ही मिलेंगी, मगर नॉट इंक्लूडिंग द वैल्यू। बाउंड्री वैल्यूज इंक्लूड नहीं होती, आपको रीजन पता है, क्योंकि π/2 पे tan थीटा नॉट डिफाइंड होता है इसलिए। तो यहाँ ओपन इंटरवल में आ जाएगा ये। तो ये ओपन इंटरवल में। ठीक, tan इनवर्स। कॉट इनवर्स एक्स, ये कॉस पे डिपेंड करेगा, ऐसे याद रखना आप। ठीक है, ओपन इंटरवल में 0 से पाई। ठीक है, लेकिन ये जो 0 से पाई हमने लिख दिया है कि हाँ ठीक है 0 से पाई, क्योंकि देखो जीरो जो वैल्यू वो इंक्लूड नहीं होगी। ठीक है, जीरो वैल्यू क्यों इंक्लूड नहीं है, क्योंकि tan का रेसिप्रोकल है, tan 0 0 होगा, तो cot तो 0 का रेसिप्रोकल मतलब इन्फिनिटी बन जाएगा, तो ये इंक्लूडेड नहीं है। ठीक, सेक,
सेक थीटा के लिए होता है। तो सेक थीटा के लिए अब बताओ क्या होगा। सेक थीटा किस पे डिपेंड करता है, कॉस पे, ठीक है, कॉस पे डिपेंड करता है। तो इसको हमें ना चेंज करते हैं, कॉस सेक पहले लिख दे रहा हूँ, बाद में सेक, ठीक है। उसका रीजन है, पता है क्यों, याद रखने का तरीका, साइन टैन और कॉसेक, ठीक, और कॉस कॉट और सेक, इस तरह से, केवल और कोई रीजन नहीं है, इसलिए इसको पहले और बाद में लिख दिया है, कोई बात नहीं। कॉसेक के लिए अब यहाँ पे जब हम रेंज लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगी, क्योंकि कॉसेक डिपेंड इसी पे करता है ना, तो ये माइनस π/2 से प्लस π/2 तक की सभी वैल्यूज होंगी, मगर जिस मोमेंट पे इसकी वैल्यू साइन थीटा की वैल्यू 0 होगी ये इन्फिनिटी बन जाएंगे, तो इसलिए ये इसमें 0 को हमें माइनस करना पड़ेगा, याद रखना, ठीक है। तो माइनस कर दिया गया है 0 को, राइट। ऐसे ही सेक थीटा वाले में ये कॉसेक पे डिपेंड करता है, तो 0 से पाई, ठीक है, 0 से पाई, मगर 90 डिग्री को माइनस किया जाएगा। ये है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, याद रखना, ठीक है, इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो यहाँ लिख भी दे रहा हूँ मैं, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ठीक है। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच इसको हम बोलते हैं। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच एक्चुअली इसका मीनिंग ये है कि ये पर्टिकुलर उतना ही सेगमेंट है जिसके लिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिफाइंड हो रहा है, ठीक है। तो उतनी ही लिमिटिंग वैल्यू जो है वो ही है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ठीक है। ओरिजिनल फंक्शन का से कंपेयर करके हम इनवर्स को समझते हैं, तो ही समझ में भी आता है और इजी भी रहता है, ठीक है। तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ओके, तो ये चीज हो गई क्लियर। मैंने इतना बताया यार, इसी को ध्यान रखिएगा। रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाए तो एक बार देख लीजिएगा, फिर से किसी को कोई प्रॉब्लम रहे, और नेक्स्ट की क्लास में हम थोड़ा सा और इसको पढ़ेंगे, इस टेबल का। ये टेबल जरूर ध्यान रख लेना आज ही सब, क्योंकि कल जो हम क्वेश्चन करेंगे वो टेबल से रिलेटेड ही होंगे सारे, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से रिलेटेड। तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच एक तरीके से याद करो कि मतलब ऐसे समझ लो आपको याद होनी चाहिए, याद कर लेनी है, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन आएगा तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से रिलेटेड क्वेश्चन ही आएगा और आना श्योर है।